सवाल तो मेरा जुबैर मेमन आपसे मेरा सवाल है, जो आज बात कही जा रही है और जो इस मामले के एक गवाह ने कहा है मिलिंद जोशी ने, ये तो बड़ी हैरान करने वाली चीज है। उनका तो यहां तक कहना है कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए धमकी दी जा रही थी। ये तो रिपोर्टेड है। नहीं, हाँ। उनका बयान नहीं है, ये एक उस समय के अखबार में रिपोर्टेड है कि वहां पर एटीएस ने गवाह पर प्रेशर डाला कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया जाए। जवाब दीजिए। आज एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें कहा गया कि श्री मोहन भागवत जी को भी जो है गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। वो भी एक इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने ये बात कही है। उनको कहा है कि ऐसा होना चाहिए था। देश में बचता कौन फिर? जुबैर मेमन जी, काफी गवाहों ने इस केस के अंदर अपनी जबानी पलटी है। अब उन्होंने पहले जो जबानी दी थी वो सच थी या अब जो जबानी दे रहे हैं वो सच है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का और चर्चा का भाग है। बल्कि मेरे लिए मोतबर बात तो ये है कि महाराष्ट्र प्रदेश के जो गवर्नमेंट सॉलिसिटर थी, महाराष्ट्र प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थी, उनका ये स्टेटमेंट आता है कि सन 2014 के बाद मुझको कहा गया कि इस केस में स्लो चलिए। उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि 2017 तक मैं इस केस में थी, 17 के बाद मैं इस केस से हटा दी गई। 17 के पहले मैंने जितने भी एविडेंसेस दिए थे हाई कोर्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी विथहेल्ड किया था, रुका था और उसको मान्यता दी थी। और वो सब एविडेंसेस कहाँ गायब हो गए, ये महाराष्ट्र स्टेट की एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रही है। और ये चर्चा का विषय है कि ऐसी क्या बात हो गई कि 2017 तक जो एविडेंसेस थे वो 2017 के बाद वो एविडेंसेस कहाँ गायब हो गए। आपकी बात अगर मैं मानूं, जुबैर जुबैर साहब, अगर आपकी बात में मानूं तो वो सभी लोग सच कह रहे थे, अब जो लोग कह रहे हैं वो सभी झूठ कह रहे हैं। मैंने वही कहा कि पहले जो कह रहे थे और अभी जो कह रहे हैं ये चर्चा का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं वो कह रहा हूँ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही है, गवर्नमेंट की वकील कह रही है, मैं वो बात कहता हूँ। ठीक है, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर भी मेरे साथ हैं। वो हमें तय करना। ठीक है, पवन राव अम्बेडकर जी, क्या आपको लगता है इस मामले में कि जांच जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, और अब तो जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही दिख रही है कि ऐसा लग रहा है मानो सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी? अब सनातन के खिलाफ थी या भगवा आतंकवाद के खिलाफ थी, इस पर तो एक दूसरा विषय है। हमारा विषय संवैधानिक है, हमारा विषय कानूनी है। जब ये कल निर्णय आया तो इस निर्णय ने पोल खोल दिया, इस निर्णय ने पोल खोल दिया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, इस देश की एंटी टेरर एजेंसीज जो जिस तरह से सत्ता के दबाव में काम करती हैं, इसकी पोल खोला। और इसके भी पोल खोला कि किस तरह से इस देश की अदालतें सत्ता के सहारे, सत्ता के आधार पर आगे बढ़ती हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय आया है उस निर्णय में इतनी विसंगतियां रही हैं जिसके कारण इस देश में जो नागरिक पीड़ित हुए, जो नागरिकों के ऊपर हमले हुए, उनको न्याय नहीं मिला। हम उनकी बात करते हैं कि जिस तरह का ये रिपोर्ट दर्ज किया गया है, जिस तरह के ये माहौल बनाए जा रहे हैं, उसमें इस देश के नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या भ्रमित किया जा रहा है? आतंकवाद के नाम पे, हिंदू आतंकवाद के नाम पर। अब क्या भ्रमित किया जा रहा है? बताइए ना, खुलकर बात करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भ्रमित क्या किया जा रहा है आपके हिसाब से? क्या भ्रमित किया जा रहा है? भगवा आतंकवाद कहा गया था, वो भ्रमित किया गया था या क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, भगवा आतंकवाद नहीं। इस देश में एक शक्ति है, वो है आरएसएस। आरएसएस इस देश को चला रही है। जब मैं आरएसएस को पढ़ता हूं तो ये देखता हूं कि आरएसएस के गुरु गोलवालकर साहब कहते हैं कि इस देश के हिंदुओं जागो, अंग्रेजों से लड़ने देखिए ऐसा है, मेरा पवन अंबेडकर जी से निवेदन है कि आरएसएस के बारे में बताने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर राजीव तुली जी हैं, थोड़ा बहुत मैं भी बता सकता हूँ। कृपया करके एआईएमआईएम के बारे में बताएं, ज्यादा बेहतर है। दूसरी, प्रैक्टिकली यहाँ आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है। इस देश में जब भी कोई हमला होता है तो लगातार ये डिफेंड करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब यूपीए और कांग्रेस खास तौर पर इस भगवा टेरर को कॉइन कर रही थी, कहां गए थे बैरिस्टर साहब आपके? क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? इस देश में प्रयागराज में हमला हुआ, इस देश में ब्लास्ट बनारस में हुआ, इस देश में ब्लास्ट मेरठ में हुआ, इस देश में ब्लास्ट इसके अलावा मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, इसके अलावा लाजपत नगर में हुआ, तमाम जगह ब्लास्ट हुआ ना। एक भी जगह कांग्रेस ने कभी यह कहा कि मुस्लिम आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद एकदम कह दिया। लेक्चर मत दीजिए भाई, प्रोफेसर बनकर नहीं आए यहाँ पर आप। ये बताइए
बताइए आपका क्या स्टैंड था उस समय जब भगवा आतंकवाद कहा गया? पार्टी में है आर.के. सिंह साहब, आज भारतीय जनता पार्टी। आर.के. सिंह साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मना किया था। प्रेस रिकॉर्ड में है ये, प्रेस रिकॉर्ड में है ये। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और सुनिए, हेमंत करकरे जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने बैठकर कहा था कि इसमें सिमी का इन्वॉल्वमेंट लगता है और बाद में नया अभिनव भारत जोड़ा गया। चलिए, दो महत्वपूर्ण बातें विनोद बंसल जी के पास में आना चाह रहा हूं। एक मिनट आप लोग चुप हो जाइए, एक एक करके बोलिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों से, ताकि सबकी बात जनता तक पहुंच सके, जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सके कि आप बोल क्या रहे हैं। समानांतर में एक दूसरे के प्लीज ना बोले। ठीक है, विनोद बंसल जी, सवाल मेरा आपसे है। दो बड़ी बातें। एटीएस में एक व्यक्ति जो कि इंस्पेक्टर के लेवल पर रहा, उसका यह कहना कि मोहन भागवत के लिए मुझे परमवीर सिंह का फोन आया कि मोहन भागवत को फंसाओ, उठाओ। बहुत ही यह बड़ा आरोप है, यह मामूली आरोप नहीं कहा जा सकता है। एटीएस में वो इंस्पेक्टर थे जो ये बात कह रहे हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। एक गवाह जिन्होंने आज हम लोगों से बातचीत की इस मामले में, मिलिंद जोशी, उनका यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए कहा गया था। यह कहा गया था कि बोल दो एजेंसियों को कि योगी आदित्यनाथ ने हम लोगों को उकसाया इस चीज के लिए। यह बात क्या इशारा करती है, क्या चल रहा था उस वक्त? देखिए, सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर है। आपके शुद्ध दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरकार ये सारे के सारे केस को किसने फ्रेम किया था, किस मानसिकता के साथ फ्रेम किया। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार कि जहाँ सबूत नहीं थे वहाँ ज़बरदस्ती सबूत बनाने की कोशिश करेगी। यही तो कोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि ये कैसे कह रहे हो कभी ये मोटरसाइकिल उसकी थी। ये बताइए कि मोटरसाइकिल का नंबर क्या था, उसका चेसिस नंबर नहीं मिलता, न ये पता लगता कि RDX कहाँ से आया था, कौन सा RDX था, और वहाँ पर ये उस समय जब हमले के टाइम पर मोटरसाइकिल वहाँ पर थी भी कि नहीं थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, ये तो केस की बात है। अब केस में जिस तरह से फ्रेमिंग की गई और जिस तरह से साध्वी को और सैन्य अधिकारियों को और समाजसेवी लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, इससे तीन बातें बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आ गई जी कि एक तो कांग्रेस का जो हिंदूद्रोही चेहरा है, देशद्रोही चेहरा है, वो बिल्कुल बेनकाब हो गया। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ये जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज बात हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बात हो, वो तब तक जो है ना कांग्रेस की हाथ की कठपुतली बनी हुई थी। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो चरित्र के हिसाब से उनको एक तरह से खरीद रखा था, मैं कहूँगा, जिसके कारण जो है ना वो ठीक है, कोई ईमानदार अधिकारी थे, वो उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन विभत्स हैं। और सिर्फ पूजनीय सरसंघ चालक जी की बात नहीं है जी, बाकी इसके अलावा भी। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, उसके बाद अजय उपाध्याय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी, इतना कुछ होने के बाद भी अब कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था बरी किया गया, इन सब के बावजूद पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता जो आज कह रहे हैं, आज की तारीख में, मैं आज की बात कर रहा हूं, कि आप उन्हें भगवा आतंकवादी ना कहिए, सनातनी आतंकवादी कहिए, हिंदू आतंकवादी कहिए। पृथ्वीराज चौहान जी से आपने बात की है, मुझे लगता है जैसे आप सोचिए कितनी बिल्कुल जी न्यूज़ से बात की उन्होंने, इसका फिर से जवाब देंगे। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये एकदम गलत है, ये शब्द नहीं बनना चाहिए। अच्छा, आप ये मानते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं? निकाल को उठा के बाहर फेंको, चैनल पर कहिए, अब उनको बाहर फेंको, पार्टी से लेना देना नहीं, क्या मतलब है? बंसल साहब सुनिए, बोले दीजिए। ऐसे नेता को भी यही आप कौन होते हैं? यही भगवा आतंक है। नहीं, आप कौन होते हैं बोलने वाले? यही लोग हैं जो। अच्छा ठीक है, कह दिया इन्होंने भगवा आतंक है, यही भगवा आतंक है, यही है, ये प्रवक्ता ने कह दिया। साक्षी महाराज ने साथ जुड़ गए। मैं आता हूं अजय जी, मैं आप ही से बात शुरू करूंगा, मैं आप ही से शुरू करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। साक्षी महाराज ने साथ जुड़ गए, आप सांसद है बीजेपी के, जरा उनसे बात करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। अजय उपाध्याय जी, आप ही से शुरू करूंगा, वो सिर्फ हमारे साथ 3-4 मिनट के जुड़े हैं, आप पूरी डिबेट में रहेंगे, मैं आप ही से। साक्षी महाराज जी के बाद आप ही बोलेंगे, ये मैं आपको यहीं पे वादा करता हूं आपसे। साक्षी महाराज जी, ये क्या हो रहा था, क्या जिस तरीके से जिस तरफ चीजें जा रही हैं, क्या कह रही हैं? स्पष्ट है कि जो अपराध पंजीकृत किया गया था ये आधारहीन तथ्यों पर किया गया था, और अब तो बात खुलकर के सामने आ गई कि एटीएस पर भी दबाव बनाया गया था योगी जैसे लोगों को फंसाने के लिए, मोहन भागवत जैसे लोगों को फंसाने के लिए, जो हिंदुत्व का चेहरा है, सनातन का चेहरा है, ऐसे लोगों को फंसाने के लिए दबाव बनाया गया। और जिन 7 लोगों को उसमें अपराधी बनाया गया वो भी सोच समझ करके उन्हीं लोगों को बनाया गया जो सनातन के, हिंदुत्व के या संघ के निकट थे। तो ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी, और इसके मामले में एटीएस को भी इन्होंने नहीं बख्शा। एटीएस पर भी दबाव बनाने का पूरा काम इन्होंने किया। मैं तो धन्यवाद दूंगा आज के न्यायाधीश को
जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया, तो 70 साल के बाद कांग्रेस को बेनकाब किया। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि आज भी चौहान जैसे, पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग सबको कहते हैं भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद। इस बात कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती। अब ये मोदी का देश है, एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। ये तो लेकिन साक्षी महाराज जी, अभी भी अगर कांग्रेस के कुछ नेता इस लाइन पर बयान दे रहे हैं तो उनकी वजह क्या हो सकती है? फिर क्या आप समझ पा रहे हैं? केवल यह है कि तुष्टीकरण और ईसाईकरण और इस्लामीकरण, ये कांग्रेस की नीति थी। ईसाईकरण, इस्लामीकरण और हिंदुओं का पूरे तरह से विनाश। इस दिन से देश विभाजित किया, तब से लेकर के आज तक कांग्रेस उसी रास्ते पर चल रही है। इसी कारण से भगवा आतंकवाद, मतलब भगवा संस्थान का पुजारी है जो ये कहते हैं अयम निजः परोवेस्ति गणना लघुचेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इन्हें G20 किया तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे शास्त्र में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब तो चींटी मारने को भी हम समझते हैं। चलिए ठीक है, साक्षी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।